जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं कि एटम्स डिविजिबल नहीं हैं, एटम्स सिमिलर एलिमेंट के सेम रहते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं अगर सिंपल रेशो में कंबाइन करें, और अगर डिफरेंट रेशोज़ में कंबाइन करते हैं सेम एलिमेंट्स तो डिफरेंट कंपाउंड्स बना लेते हैं। लेकिन ये एटम खुद में क्या है? व्हाट इज़ दिस एटम? यस, एटम इज द स्मॉलेस्ट indivisible substance in nature, मगर still atom is the building block of all the matter. आप जितनी भी चीज़ें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, that occupy space, all are made up of atoms. अब atoms जो है ना अपने आप में स्टेबल नहीं होते, ठीक है? atoms are not able to exist independently. अब जब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते तो व्हाट डू? दे कंबाइन। टू फॉर्म ना, या तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे या कोई ना कोई आयन बनाएंगे किसी ना किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ के। So they are going to form element, molecule, ions, or they will form compounds. ठीक है, कुछ ना कुछ ये बनाएंगे। At the same time, atoms जो होते हैं they are very small in size. आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितने छोटे हैं, that its diameter or its radius is measured in nanometers. इतने छोटे होते हैं कि इसका हमें रेडियस नैनोमीटर में लेना पड़ता है। और नैनोमीटर क्या होता है बच्चों? एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। इट इज़ दैट स्मॉल अ यूनिट। और हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, इज मैटर प्योर। वहाँ हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि सिमिलर काइंड के एटम्स हमें मिलेंगे। देर आर फ्यू एलिमेंट्स, there are a few elements which has atoms whose independent existence is possible. नहीं तो हमने क्या कहा है, एटम इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि अकेले नहीं रह सकते, वो मॉलिक्यूल या आयन या कंपाउंड बना देते हैं। लेकिन कुछ एक एलिमेंट ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली रिएक्ट कर सकते हैं या बन सकते हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। बच्चों दीज एटम्स आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। दे कैन एग्जिस्ट एज सिंगल एटम ऑल्सो। अगर एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही एटम मिलेगा, एक टाइप का एटम मिलेगा, तो बच्चों मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है? हमने कहा कि एटम्स अकेले नहीं रह सकते, वो कोई ना कोई मॉलिक्यूल, कोई आयन, कोई कंपाउंड बनाते हैं। सो बच्चों मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस which can be an element or can be a compound which is capable of independent existence under ordinary condition, यानी कि रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उन कंडीशंस के अंदर जो अपने आप को एग्जिस्ट कर सके, जो अपने आप को संभाल सके, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। एंड इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज of that substance.
राइट। जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, may contain 2 or more than 2 atoms। जैसे देखो, अगर आप देखो वाटर को, वाटर में कितने एटम्स हैं? 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। सो टोटल एटम कितने हो गए? 3। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखें तो क्या है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है? 2। Similarly, let us say we have, ozone. It has 3 atoms of oxygen, atomicity. Total atoms 3. कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, अगर हम ले लेते हैं किसको ले मीथेन ले लेते हैं। अब मीथेन में देखो क्या हो रहा है, ए 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 5। बच्चों, this total number of atoms are called as atomicity. Total number of the atoms in a molecule is called as atomicity. So यहाँ लिख सकते हैं number of atoms present in a molecule is called atomicity. अब इन एलिमेंट्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई ये मेरे घर का नहीं, ये उसके घर का है, या ये मेरी फैमिली का नहीं, ये दूसरी फैमिली का है ना? तो अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स को नाम देने शुरू किए। पता तो चले कि कौन सा एलिमेंट किसका है, करेक्ट? तो हमने नेम देना शुरू किया। सबसे पहला जो तरीका हमने अप्लाई किया बच्चों वो था सिंबल्स का। एलिमेंट्स कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम कार्बन के लिए यूज़ क्या कर लेते हैं? C। हाइड्रोजन के लिए क्या यूज़ कर लिया आपने? H। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज़ कर लिया? O। लेकिन ये हमेशा से नहीं था। सबसे पहले जो तरीका यूज़ किया गया दैट वाज इनिशियली सिंबल्स वर यूज्ड। सिंबल्स कैसे? इनिशियली हमने क्या किया, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने शुरू किए। जैसे आप ये सोचो, हाइड्रोजन के लिए इन्होंने यूज़ किया, बीच में एक डॉट लगा दिया, हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। हीलियम के, कार्बन के लिए इन्होंने कहा ग्रेफाइट जैसा ग्रे सा कलर कर दो, ठीक है, ये कार्बन हो गया। ऑक्सीजन के लिए खाली ऑक्सीजन बड़ा सा ओ लिख दिया। इस तरह से बड़े सारे नाम दे दिए, ठीक। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। और ये सिंबल्स किसने दिए थे? डाल्टन ने। इनिशियली डाल्टन गेव सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ दीज इमेजेस, बट इट वॉज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। फिर हमने क्या किया, दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा, दिन का नाम था बर्जीलस। बर्जीलस ने कहा कि हम ऐसा नहीं करते, हम इनको एलिमेंट्स को सिंबल्स जो बनाने हैं हम क्या करते हैं, 2 लेटर यूज़ करते हैं। 2 letters वर यूज्ड, ठीक है। 2 letters हो सकते हैं या 1 ले सकते हैं। 1 या 2 letters जो हैं वो हम यूज़ करेंगे फॉर एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स के 1 और 2 letters कहाँ से आएंगे? फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट, फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट। जैसे फिर बात आ गई कि कार्बन आया, कार्बन के लिए C यूज़ कर दिया, हाइड्रोजन के लिए आपने H यूज़ कर लिया, हीलियम के लिए उसने कहा कि पहले 2 लेटर ले लो, पहला कैपिटल लिखना है, दूसरा छोटा लिखना है, ठीक है। सिमिलरली आर्गन के लिए उन्होंने कह दिया कि हम क्या लिखेंगे, AR लिख लेते हैं, ठीक है, A कैपिटल R छोटा। पहला अल्फ़ाबेट बड़ा कर दिया, छोटा, दूसरा अल्फ़ाबेट छोटा कर दिया। कई सारे एलिमेंट्स के नाम हमने इस बिना पे रखे दैट नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ ऑरिजिन।
जहाँ से मिल रहा है उसके नाम पे जग नाम रख दो। जैसे कॉपर, कॉपर का एक्चुअल नाम क्या होता है बच्चों, जो हम IUPAC में यूज़ करेंगे साइंटिफिकली, दैट इज़ कॉल्ड एज साइप्रस। साइप्रस इज़ द प्लेस जहाँ से हमें कॉपर पहली बार मिला, प्लेस ऑफ ओरिजिन है कॉपर का साइप्रस। तो यहाँ से नाम दिया इसको कैपिटल C एंड स्मॉल u। कैपिटल C पहला अल्फ़ाबेट बड़ा रखना है, और U साइप्रस वो वर्ड यूज़ किया इन्होंने U का, विच वॉज हैविंग फोनेटिकली, जो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा था, यानी जिसकी आवाज़ बहुत आ रही थी। साइप्रस, साइपर रस, रस। तो आप देखो U जो है वो उभर के आ रहा है, ठीक है, फोनेटिकली स्ट्रॉन्ग वर्ड, जो लेटर जो था उसको यूज़ किया गया। सो इसीलिए इसका नाम CU बन गया कॉपर का। अदरवाइज देखो CO बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या CU, बिकॉज ऑफ द प्लेस ऑफ ऑरिजिन इसका नाम क्या है, साइप्रस। दूसरा तरीका क्या दिया नाम देने का, नेम वॉज ड्यू टू कलर। जैसे देखो एग्जाम्पल सबसे अच्छा है गोल्ड का। गोल्ड का जो असली नाम है बच्चों वो आया है बिकॉज ऑफ इट्स येलो कलर, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इज AU। ठीक, क्योंकि इसका जो वर्ड है वो इंग्लिश में डिराइव किया, और इसका मतलब होता है येलो कलर। ठीक है जी। सिमिलरली आप देखो क्लोरीन, क्लोरीन जो है बच्चों ये भी एक ग्रीक वर्ड से वर्ड मिला है, जिसका कि नाम क्या है, येलो कलर, कि ये गैस देता है, इसलिए इसका नाम क्लोरीन रखा गया। और इसका क्ल से को Cl, इसीलिए क्लोरीन आ रहा है, ठीक है, Cl वर्ड यूज़ किया जाता है। क्लोरीन का वर्ड मतलब ग्रीक अगर लैंग्वेज में देखोगे आप, तो इसका मतलब होता है येलोइश ग्रीन, और इस कलर का, गैस का कलर भी यही होता है, इसीलिए इसका नाम क्लोरीन लिख दिया गया है। ठीक है। और तीसरा, यानी कि एक आपके पास हो गया जगह कहाँ से मिली, दूसरा हो गया उसका रंग कैसा है, और तीसरा फैक्टर हमारे पास हो गया कि उसके नेम ऑफ द डिस्कवरर के नाम से, नेम ऑफ डिस्कवरर, किसने उसको ढूंढा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अमेरिसियम, सीरियम, ये सब साइंटिस्ट के नेम पर हैं। ठीक है जी। और एक और तरीका था, दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के अंदर भी आप देखोगे तो क्लोरीन एक प्राइम एग्जाम्पल बनती है, क्योंकि ये एक गैस है, और गैस का कलर क्या है, येलो कलर का, येलो कलर की है, और ये गैस रिलीज़ करता है, इसीलिए इसका नाम भी हमने इसी कैरेक्टर के हिसाब से लिया है। सो लेकिन ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है, कोई नाम साइंटिस्ट से, कोई कलर से, बहुत कन्फ्यूजन थी। सो टू अवॉइड ऑल दीज कन्फ्यूजन्स, IUPAC approved names are used. IUPAC approved names are used. What is IUPAC? बच्चों 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ IUPAC? IUPAC एक एक्रोनिम है, कोई नाम नहीं है, ऐसे एक्रोनिम है, जिसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। अब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हर चीज़ को अप्रूवल देती है, इसके बिना कुछ नहीं है, यही डिसाइड करती है हाउ वी हैव टू मूव ऑन। सो कुछ अप्रूव्ड नेम, जैसे आयरन का देखो, आयरन का नेम है फेरम, ये IUPAC ने अप्रूव किया, तो इसका सिंबल बन गया Fe। दिस इज द सिंबल, दिस इज द अप्रूव्ड नेम, IUPAC का अप्रूव नेम जो इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, फेरम। दूसरा आप देखोगे यू हैव सोडियम, सोडियम का देखो नाम हम क्या लिखते हैं, Na, क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका असली नाम है नेट्रियम। सिमिलरली आप देखो पोटाशियम,
पोटाशियम का हम क्या लिखते हैं, के। क्यों लिखते हैं भाई, क्योंकि जब पोटाशियम पी से शुरू होता है तो के से क्यों लिखते हैं, बिकॉज इसका अप्रूव्ड नेम है केलियम। और सिमिलरली आप देखो सिल्वर को, सिल्वर का क्या लिखते हैं, एजी। सिल्वर में एजी कहाँ आ रहा है, लेकिन इसका नाम क्या है, आर्जेंटम। आर्जेंटम होने की वजह से इसको एजी लिखा जाता है। और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों, ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to their increasing atomic numbers in the periodic table. पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने उसको जगह दे दी हुई है। बच्चों जहाँ हमने एटॉमिसिटी पढ़ा है वहाँ एक चीज़ ऐड कर लीजिए। एटॉमिसिटी तो हमने लिख दिया कि 3 एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है, 5 एटम है। इनके कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो हम बड़े प्रोमिनेंटली यूज़ करेंगे। जहाँ आप 3 एटम्स लिखेंगे आप बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। जहाँ आपके 2 एटम्स होंगे वील से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर 3 से ज़्यादा हो जाए तो टेट्रा वेट्रा कुछ नहीं लिखना, वी विल से सीधा सीधा पॉली एटॉमिक। सो 2 के लिए डाई एटॉमिक, 1 के लिए मोनो एटॉमिक। चलो एक का भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यहाँ ही लिख लेते हैं हीलियम। हीलियम में क्या है, 1 एटम ओनली, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो सच काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक एटम। सो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। टेट्रा वेट्रा नहीं लिखना आपने, और अगर लिखना चाहें, मान लेते हैं, चलो एक एग्जांपल टेट्रा की भी ले लेते हैं, कई बार आ जाता है टेट्रा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेटर से फॉस्फोरस P4, इसमें क्या होते हैं बच्चे, 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। मॉलिक्यूल है फॉस्फोरस का, कितने हो गए, 4। सो इट विल बिकम टेट्रा। टेट्राएटॉमिक। सो मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक एंड देन पॉलीएटॉमिक। बस इससे ऊपर नहीं जाना है हमने, टेट्रा के बाद नहीं जाना, इट विल से पॉलीएटॉमिक। करेक्ट। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पढ़ लिया और हमने ये कह दिया कि मासेज ऐड कर दो, लेकिन एटॉमिक मास आया कहाँ से, पता कैसे चलेगा, व्हाट इज एटॉमिक मास, है ना। तो डाल्टन ने बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें दी, दैट अकॉर्डिंग टू डाल्टन each element gave atomic mass, ठीक है, concept. According to him, each element has characteristic atomic mass, यानी कि हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक मास रहता है, ठीक है। एटम्स जो हैं बच्चों फर्दर डिविजिबल हैं, कंटेन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जहाँ हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, जहाँ हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, न्यूट्रॉन किसने ढूंढा, प्रोटॉन किसने बताया, कैसे ढूंढे। अभी के लिए हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है बच्चों पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, डिनोटेड बाय P, N एंड E। इसको जब लिखते हैं तो P पॉजिटिव, E नेगेटिव एंड N नॉट लिखते हैं, विच शोज़ कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल। So we can say that it is all going to be divided into all these things. So atoms के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। This is what is going to be an atom in future. ठीक। और हमारे एक रशियन साइंटिस्ट थे मेंडलीव। मेंडलीव ने अरेंज किया सारे के सारे, अरेंज्ड all elements, 'in' their 'order'
इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। आप सोच रहे होंगे पहले तो कहा था मैम एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है उसके हिसाब से किया है, अब कह रहे हो एटॉमिक मासेस। हाँ, जब पहली बार पीरियोडिक टेबल बना था तब हमने एटॉमिक मासेस को इंक्रीज कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। बाद में हमें पता चला कि एटॉमिक मास जो है वो आगे पीछे हो सकता है, सो हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट था एडजस्ट करना। तो बाद में आगे आगे जो और साइंटिस्ट आते रहे उन्होंने और रिसर्च करते रहे, देन दे फाउंड कि इट इज़ बेटर टू राइट विद एटॉमिक नंबर्स देन दी एटॉमिक मासेस। ठीक है, लेकिन इनिशियली सबसे पहले यही पता था एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास जो भारी है उसको पहले नंबर दे दो, जो हल्का है उसको पहले दे दो, जो भारी है जो बाद में दे दो। ठीक है, सो मेंडलीव सबसे पहले थे जो साइंटिस्ट जिन्होंने एटॉमिक मासेस के बेस पे पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट करने की कोशिश की। ठीक है, बट द पॉइंट वॉज हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। पता कैसे चले कौन भारी है कौन हल्का है, हाउ टू कैलकुलेट इट, करेक्ट। सो डाल्टन ने प्रपोज किया, डाल्टन प्रपोज्ड दैट किसी भी एलिमेंट का हम लोग एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते। ठीक है, ही सेड प्रपोज दैट इंडिविजुअल atomic mass is very difficult to calculate. Hence, he said, we should calculate relative atomic mass. ठीक, उसने कहा कि एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, रिलेटिव निकाल लेते हैं। क्यों? बाय यूजिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जहां हमने बात की थी दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, एंड कंपाउंड्स जब बनते हैं तो 6 फिक्स रेशियो में बनते हैं। तो कहा कि उसने डेल्टन ने कहा कि भाई हम एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, रिलेटिव निकाल लेते हैं। कहते वो कैसे? कहते देखो एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, कहता कार्बन मोनोक्साइड के अंदर कार्बन कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, करेक्ट? ओके। उसने कहा कि जब हमने इन दोनों को कनेक्ट किया और एक्सपेरिमेंटली, ध्यान रखना वर्ड इज एक्सपेरिमेंटली, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है इसका, तभी हमें पता चला। अब ये मत कहिएगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा। फॉर दिस वी विल नीड टू फाइंड आउट मोर कॉन्सेप्ट्स, जो कि थोड़ी हायर केमिस्ट्री होगी। सो अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सब पहले एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और फिर हम उसके अंदर कहेंगे अच्छा ऐसा हुआ होगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ है। लाइक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि लगभग 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोक्साइड, करेक्ट? तो अगर इसका 1 ग्राम अगर हम ले लें तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी? 4/3 ग्राम, करेक्ट? एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि अगर 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन ले लें तो कार्बन मोनोक्साइड बन जाती है। ही सेड अगर मैं 1 ग्राम कार्बन लूँ और 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लूँ तो वो सो वॉट? कहते कोई दिक्कत नहीं, इस कार्बन के 1 ग्राम को हमने 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड वेट। यानी कि जैसे हम वेइंग स्केल के अंदर यूज़ करते हैं ना, एक साइड पे एक स्टोन रख लेते हैं जिसका कि वेट 1 kg होता है, एंड देन वी कैन वे एनी ऑफ द फूड आइटम, लाइक यू कैन वे एप्पल्स, ऑरेंज, दाल, चावल, आटा, कुछ भी वे कर सकते हो। सो वी हैव अ यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। तो सिमिलरली यहाँ उसने क्या कहा, 1 ग्राम कार्बन को स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं और इसके कंपैरिजन में बाकी सबको वे करते रहेंगे। सो ही सेड देखो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, सो ऑक्सीजन कार्बन से कितनी भारी होगी? 4/3, यानी 1.33 U हो जाएगी ऑक्सीजन का मास। सो ही सेड कि बजाय कि हम कोई फ्रैक्शंस यूज़ करें या कुछ और यूज़ करें, सो इट इज़ बेटर टू हैव
अ होल नंबर, हम 1.33 यूज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं कि 1.33 क्यों लें, हम कोई होल नंबर निकालते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए इसका मास कितना होगा. ठीक है, लाइक उन्होंने कहा होल नंबर यूज़ करते हैं, एंड दैट होल नंबर विल बी लाइक द 1 ग्राम ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप. C12 आइसोटोप, क्योंकि C12 एक ऐसा एलिमेंट है, उसका 1/12 मास लोगे तो 1 ग्राम बन जाएगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम. सो 12 ग्राम का 1/12 करोगे क्या हो जाएगा 1 ग्राम. सो ही सेड हम इससे रिलेट करेंगे इसको, रादर देन किसी और की फ्रैक्शन यूज़ करें कि भाई इसमें 1 ग्राम तो इसमें 4/3 नहीं करना. हम कहेंगे 1 ग्राम कार्बन को ही ले लेते हैं 1/12 मास ऑफ दिस आइसोटोप. तो हम क्या कहेंगे इसको, दिस विल बी कॉल्ड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 AMU. करेक्ट. और एटॉमिक मास यूनिट की एक कंडीशन थी. कंडीशन क्या थी जो भी हमने बात की, दैट इट शुड गिव, इट इज गोइंग टू गिव ओनली गिव मासेस ऑफ एन एलिमेंट एज होल नंबर. अब फ्रैक्शन का काम खत्म, फ्रैक्शंस तो हमें चाहिए ही नहीं कहीं. डाल्टन को फ्रैक्शन पसंद ही नहीं थी, तो उसने हर बार कहा कि एक होल नंबर चाहिए हमें, तो ले लिया उसने होल नंबर. सो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या बन गई, द relative atomic mass of an atom of the element. किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एज कंपेयर टू एन एटम ऑफ कार्बन C12 टेकन एज 12. माने C12 एटम के कार्बन के एक एटम के मास के कंपैरिजन में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का क्या मास होगा उसे हम बोल दिया एटॉमिक मास. करेक्ट. इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट is equal to mass of an atom given by divided by 1/12 of mass of carbon C12. ठीक. और ये क्या है, ये बेसिकली 1 ग्राम है. मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, मास ऑफ द एटम मिल जाएगा आपको. ठीक है जी. देखिए, सो ये अब C12 आइसोटोप है आपका, जो has become a standard. Measure for atomic mass unit. Correct. But IUPAC फिर बीच में आके घुस गया. IUPAC कहता है ये एटॉमिक मास यूनिट बहुत कंफ्यूजन वाला काम है, इसको नहीं यूज़ करना. IUPAC said instead of AMU we will use ओनली U. अब AMU की जगह हम सिर्फ U यूज़ करने लग गए. करेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1/12 मास ऑफ स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम. ठीक है जी. सो 1 atom of hydrogen is equal to 1/12 into 12 gram. 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम कार्बन है, उसका कितना रेशो इसके पास होगा. ठीक है. सो इट बिकम्स 1U. सिमिलरली देखो ऑक्सीजन के केस में 1 ऑक्सीजन एटम इज 16 times heavier दैन C12. 16 टाइम हैवियर है. सो क्या लिखोगे आप, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू
16/12 इंटू 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बिकम 16U. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस. सो हम क्या इन्फर कर रहे हैं यहाँ से? एटॉमिक मास refers to the actual mass of an element. It is almost nearly equal to the mass number of the element. और मास नंबर हम कैसे निकालते हैं बच्चों? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन जितने होंगे उस एटम में और न्यूट्रॉन जितने होंगे उस एटम में. दिस इज नोन टू अस. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपको मास नंबर मिल जाता है. इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मास नंबर. क्यों? बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, बहुत हल्का होता है. अब आप देखो कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31, वेरी वेरी लेस. ठीक है, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. हमारे किसी काम का नहीं होता इस मामले में. ठीक है, सिमिलरली जब हमारा बच्चों कंपाउंड बनेगा, यहाँ से हमारी एक और टर्म शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड एज आयन. कंपाउंड बनाने के लिए किसी भी एलिमेंट को आयन्स की ज़रूरत होती है. अभी आयन क्या होता है? आयन इज कॉल्ड एज बच्चों अ चार्ज्ड स्पीशी. ए चार्ज्ड स्पीशी इज कॉल्ड आयन. और आयन कैसे हो सकते हैं बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं. पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम बोलते हैं कैट आयन, कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज्ड को बोलते हैं एन आयन, अनायन. ठीक. एंड मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज्ड जो पार्टिकल होगा, आयन जो होता है वो बच्चों होता है मेटल. और नेगेटिवली चार्ज्ड जो होता है वो होता है नॉन मेटल. एग्जाम्पल देखते हैं अभी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव NaCl. देखो ये क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. ये क्या है? मेटल. ये क्या है? नॉन मेटल. ठीक है. सिमिलरली एग्जाम्पल देखिए आप, और वी कैन हैव आयरन. चलिए Fe2O3. देखो यहाँ क्या बन रहा है? Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव. ये हैं, 3 ये हैं. अब देखो यहाँ Fe2 पॉजिटिव है और यहाँ O2 नेगेटिव है. बच्चों इस तरह के आयन जिसमें 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव हो, दे आर कॉल्ड एज डाइवेलेंट आयंस. जिनमें सिंगल सिंगल होता है दे आर कॉल्ड एज मोनोवेलेंट आयंस. ठीक है. अब देखो एक और तरीके से देखते हैं हम लोग. मान लो आपके पास आता है, व्हाट डू यू वांट टू से, H2CO3 कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड जब टूटेगा तो क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव. अब ये देखो ये कैसा है? एक चार्ज है पॉजिटिव, सो इट इज मोनोवेलेंट, और एक ही एटम है, सो इट इज कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक. क्योंकि देखो इसके पास +1 चार्ज है और सिर्फ हाइड्रोजन है. करेक्ट. इसके अंदर देखो 2+ चार्ज है, सो इट इज कॉल्ड एज डाइवेलेंट आयन. और कितने एटम है? 3 और 1 4, 4 एटम्स है, सो इट इज टेट्रा एटॉमिक आयन. करेक्ट. इसी तरीके से हमारे पास और भी आयन्स हैं, लाइक वी हैव SO4 2 नेगेटिव. सो ये कैसा हो जाएगा? 2 नेगेटिव है तो इट इज़ गोइंग टू बी डाइवेलेंट आयन. और क्योंकि 4 और 1 5 एटम है, 5 एटॉमिसिटी है,
सो इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक आयन, राइट। सो आप अपनी बुक में देखोगे तो ये टेबल आपको थॉरोली मेमोराइज करना है, अच्छे से समझ लीजिए कौन सा आयन क्या है। सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर, इन पे +1 चार्ज है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। कॉपर 1 पॉजिटिव भी देता है और कॉपर 2 पॉजिटिव भी देता है। जब भी आएगा आपको ब्रैकेट में रोमन में 1 या 2 लिखा हुआ मिलेगा। सो दीज आर कॉल्ड एज मोनोवेलेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज मोनोवेलेंट, मोनोएटॉमिक, डाईवेलेंट, मोनोएटॉमिक। ये देखो क्या है, आयरन 3 भी देता है तो 3 पॉजिटिव आ गया। सो दिस इज व्हाट मोनो एटॉमिक बट ट्राईवेलेंट, ठीक है, या पॉलीवेलेंट। इसमें देखो H पॉजिटिव हो या H नेगेटिव हो, दोनों ही मोनोवेलेंट, मोनोएटॉमिक, मोनोवेलेंट, मोनोएटॉमिक, डाईवेलेंट, मोनोएटॉमिक। एक एक एटम है ना। यहाँ देखो नाइट्राइड आयन 3 नेगेटिव, ट्राईवेलेंट एंड 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, मोनोएटॉमिक। यहाँ देखो मोनोवेलेंट +1 है एंड 5 एटम है, पॉलीएटॉमिक, डाईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड मोनोवैलेंस क्या है और एटॉमिसिटी क्या है, राइट। इस पूरे टेबल को आपको बहुत अच्छे से याद करना है।